Hello students, welcome to my Dental Inside YouTube channel. So in this video we will discuss chapter number 5, which is development of tooth and its supporting tissues from 10 kids. It is part 5 और इस पार्ट के अंदर हमने हार्ड टिश्यूज़ की फॉर्मेशन पढ़नी है. हार्ड टिश्यू कौन से थे? इनेमल और डेंटिन के वो इनेमल अमीलोब्लास्ट और डेंटिन ओडोंटोब्लास्ट से किस तरीके से फॉर्म होते हैं. तो इस हार्ड टिश्यू फॉर्मेशन की हेडिंग में कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो अगले चैप्टर्स में आएंगे. जब इनेमल और डेंटिन का हम इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड्स आएंगे जैसे अमीलोजेनेसिस क्या होता है, उसके स्टेजेस क्या होते हैं, डेंटिन की फॉर्मेशन को हम डेंटिनोजेनेसिस कहते हैं और इनेमल की फॉर्मेशन को हम अमीलोजेनेसिस कहते हैं. उसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी इस हेडिंग के अंदर दिए हुए जैसे मेंटल डेंटिन और कुछ और वर्ड्स आएंगे आगे. तो वो अभी पढ़ाने से अच्छे है कि जब हम इसके इंडिविजुअल चैप्टर्स पढ़े होंगे तो मैं उसके अंदर वो चीज़ें कवर कराऊंगा. सही है, तो उस पार्ट को मैं स्किप कर दूंगा और वो जब हम इनका इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके अंदर पढ़ेंगे. लेकिन इस पार्ट के अंदर आपको पढ़ाने का मकसद ये है, ये वाली हेडिंग इस चैप्टर के अंदर, कि आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और आपस में ये इंटरकनेक्टेड कैसे हैं. इनेमल और डेंटिन की फॉर्मेशन आपस में इंटरकनेक्टेड होती है. वो कैसे होती है? रेसिप्रोकल इंडक्शन का मतलब क्या होता है, रिवर्स पोलैरिटी किस तरीके से आती है. तो ये चीज़ें हम इस पार्ट के अंदर कवर करेंगे. और बाकी जो कुछ नाम्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं जब आपकी डेंटिन की फॉर्मेशन होती है और इनेमल की फॉर्मेशन होती है, कुछ सिग्नल्स आपस में ट्रांसफ़र होते हैं. तो जब हम उनके इंडिविजुअल चैप्टर्स को कवर कर रहे होंगे तब उसके अंदर डिटेल में वो चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी. अभी अगर वो इस पार्ट के अंदर पढ़ाई तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगी और इससे आपका ये टॉपिक भी बहुत ड्रैग होना शुरू हो जाएगा. सो हम पढ़ते हैं हार्ड टिश्यू की फॉर्मेशन. अच्छा, ये जो फर्स्ट पैरा है इसको मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा किस तरीके से बनेगा और उसके बाद हम बाकी पेजेस को कवर करेंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ टूथ इज टर्मिनल डिफरेंशिएशन ऑफ अमीलोब्लास्ट and odontoblasts and formation of two principal hard tissues of the tooth, the dentine which is the specialized hard connective tissue forming the bulk of the tooth. ये बात हमें पता है कि डेंटिन bulk of the tooth बनाता है, and the enamel. और वो जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए बनते हैं इसे हम कहते हैं हिस्टो डिफरेंशिएशन. अच्छा, ये सारी चीज़ें वही हैं, ये तुम लोगों को पता है. उसके बाद ये बात कर रहे हैं एट द साइड ऑफ द फ्यूचर कस्प टिप. जो फ्यूचर कस्प टिप के ऊपर क्या होता है, वेयर अ लेयर ऑफ डेंटिन विल फर्स्ट अपीयर. मैंने बात की थी पिछले पार्ट्स के अंदर कि सबसे पहले क्या चीज़ बनने शुरू होती है, डेंटिन बनने शुरू होता है. उसके बाद क्या होता है, जो माइटोटिक एक्टिविटी होती है वो सीध हो जाती है और जो इनर इनेमल एपिथेलियम के जो सेल्स से, अब सेल्स की तुम्हें शेप पता होनी चाहिए कौन से सेल्स है, वो शॉर्ट कॉलमनर सेल्स से वो एलोंगेट होते हैं और क्या होती है, रिवर्स पोलैरिटी शुरू हो जाती है. अब ये रिवर्स पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जो पहले होती है हमारे पास, एक होती है बेस और एक होता है एपेक्स. सही है, इसको पता करना. एक होती है बेस और एक होती है एपेक्स. जो बेस होता है इनर इनेमल एपिथेलियम का, ये इनर इनेमल एपिथेलियम की बात हो रही है. जो इनर इनेमल एपिथेलियम का बेस होता है, जब उसमें पोलैरिटी से पहले उसकी जो बेस होती है वो डेंटल पेपिला की साइड के ऊपर होती है और उसका जो एपेक्स होता है वो स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड के ऊपर होता है. अब ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये इनर इनेमल एपिथेलियम, जब मैं अपनी डायग्राम बनाऊँ, ये इनर इनेमल एपिथेलियम है. सही है, इसके एक तरफ हमारे पास डेंटल पेपिला होता है, दूसरी तरफ स्ट्रेटम इंटरमीडियम होता है. सही है ना, ये बात तो हमने पता है, ये तो बात तो हमें पहले से पता है. तो बेस और एपेक्स का क्या है कि पोलैरिटी से पहले जो बेस होगा इनर इनेमल एपिथेलियम का वो डेंटल पेपिला की साइड के ऊपर होगा और जो एपेक्स होगा वो स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड के ऊपर होगा. लेकिन जब रिवर्स पोलैरिटी होगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. यानी कि जो बेस होगा वो स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड के ऊपर आ जाएगा और जो एपेक्स होगा वो डेंटल पेपिला की साइड के ऊपर आ जाएगा. अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, वो हम इन लाइंस के अंदर अभी कवर करते हैं. लेकिन ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रिवर्स पोलैरिटी का मतलब क्या है. अच्छा, द सेल्स ऑफ इनर इनेमल एपिथेलियम elongate and reverse polarity, becoming taller with their nuclei aligned adjacent to the stratum intermedium and Golgi complex facing the dental papilla. यानी कि उन्होंने बोला कि जो इनका जो न्यूक्लियाई होंगे इनर इनेमल एपिथेलियम के अंदर वो कहाँ किसकी तरफ होंगे, स्ट्रेटम इंटरमीडियम की तरफ चले जाएंगे रिवर्स पोलैरिटी होने के बाद. और गोल्जी कहाँ पे जाएगा, डेंटल पेपिला की साइड के ऊपर चला जाएगा. ये मैं रिवर्स पोलैरिटी होने की बात कर रहा हूँ. रिवर्स पोलैरिटी होने से पहले जो इसकी जो बेस होगी वो डेंटल पेपिला की साइड के ऊपर होगी और जो एपेक्स होगा वो स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड के ऊपर होगा. अ सेकंड जंगल कॉम्प्लेक्स एपिकली अबव द गोल्जी
thereby separating the differentiating amyloblast into a cell body and an apical cell extension above the complex। इन्होंने बात की कि एक और जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा। अब जंक्शनल कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसकी डिटेल में भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बाय डेफिनेशन द बेस ऑफ सेल लाई अगेंस्ट द बेसल लेमिना हिंस बिफोर इनर एपिथेलियल सेल्स चेंज पोलैरिटी। अब ये वो बात कर रहे हैं कि जब इनर इनेमल एपिथेलियम ने अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं की थी तो जो उसकी बेस थी वो किसकी तरफ थी, डेंटल पेपिला की साइड के ऊपर थी, और जो इसका एपेक्स था वो कहाँ था, स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड के ऊपर था। लेकिन जब इसने अपनी पोलैरिटी चेंज की तो जो एम्ब्रियोनिक बेस थी वो फंक्शनल एपेक्स बन गया, सही, और जो एम्ब्रियोनिक एपेक्स था वो फंक्शनल बेस बन गया, यानी कि आपस में ये रिवर्स हो गए। और जब ये रिवर्स हो गए तो जो अमीलोब्लास्ट थे, पहले जो अमीलोब्लास्ट थे वो एपेक्स की साइड के ऊपर थे, यानी वो किस साइड के ऊपर थे, वो स्ट्रेटम इंटरमीडियम की साइड के ऊपर थे। लेकिन जब वो एपेक्स बेस की तरफ गया तो वो चले गए डेंटल पेपिला की साइड के ऊपर। मैंने यही बोला है, हिज द एपिकल पोर्शन ऑफ द अमीलोब्लास्ट नाउ फेसिंग द डेंटल पेपिला। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ ये हम आगे उसमें पढ़ते हैं। अच्छा, अब इन्होंने बात कर ली कि इनर इनेमल एपिथेलियम के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। जब ये चेंजेस इनर इनेमल एपिथेलियम के अंदर आते हैं कि अमीलोब्लास्ट की एपिकल साइड डेंटल पेपिला की तरफ चली जाती है, तो भाई डेंटल पेपिला के अंदर भी कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं, क्योंकि ये सारे सिग्नल्स हैं। जब अमीलोब्लास्ट अब वहाँ पे जाके और अपने सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं डेंटल पेपिला की साइड के ऊपर, तो क्या होता है, द अनडिफरेंशिएटेड ectomesenchymal cells increase rapidly in size and ultimately differentiating into odontoblasts। अमीलोब्लास्ट ने सिग्नल ट्रांसफर किया डेंटल पेपिला को कि वो ओडोंटोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए और डेंटिन फॉर्मिंग सेल्स बनाना शुरू हो जाए, यानी कि डेंटिन फॉर्मिंग सेल्स ओडोंटोब्लास्ट और वो डेंटिन बनाना शुरू। दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ द पेपिलरी सेल। अब पेपिलरी सेल्स क्या होते हैं, पेपिलरी लेयर क्या होती है, ये बात अभी छोड़ दो। एलिमिनेट द ए सेलुलर जोन। ए सेलुलर जोन क्या होता है ये भी अभी आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सही है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। बिटवीन द डेंटल पेपिला एंड द इनर इनेमल एपिथेलियम, ये बोल रहे हैं। अब इस ए सेलुलर जोन और पेपिलरी लेयर को तुम ये ले लो कि समझो ये बेसल लेमिना की बात हो रही है, कि जो इनेमल ऑर्गन और डेंटल पेपिला के दरमियान जो बेसल लेमिना थी उसको उन्होंने एक और नाम दे दिया, विच इज़ ए सेलुलर जोन, जहाँ पे और कोई सेल्स नहीं होंगे। तो ये क्या होता है, अब जब डिफरेंशिएटिंग ओडोंटोब्लास्ट आना शुरू होते हैं तो जो ए सेलुलर जोन होता है ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। Tissue culture experiments have established that the differentiation of odontoblasts from the undifferentiated ectomesenchymal cells of the dental papilla is initiated by an organizing influence from the cells of inner enamel epithelium। ये कह रहे हैं कि और जो डेंटल पेपिला के सेल्स ओडोंटोब्लास्ट में जैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं तो उसका सिग्नल कहाँ से आता है, ये BCQs पॉइंट है। उसका सिग्नल हमारे पास आता है इनर इनेमल एपिथेलियम से। अब तुम लोग शॉक हो गए होगे, सर ये क्या बात है कि जो डेंटल पेपिला के सेल्स ओडोंटोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो रहे हैं उनका जो सिग्नल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, डेंटल इनर इनेमल एपिथेलियम से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, इनर इनेमल एपिथेलियम से आ रहा है। उसके बाद जो उन्होंने इंपॉर्टेंट एक लाइन दी हुई है, इन द एब्सेंस ऑफ इनर इनेमल एपिथेलियल सेल, या फिर सिर्फ एपिथेलियल सेल, नो डेंटिन डेवलप्स। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स नो डेंटिन डेवलप्स। ये बात देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनर इनेमल एपिथेलियल सेल से अगर हमारे पास सिग्नल नहीं आया तो डेंटिन डेवलप नहीं होगा। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इनर इनेमल एपिथेलियम आर इंडक्टिव and have been shown to express and secrete several growth factors। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को अपने माइंड के अंदर रखना ना। उसके बाद जो इन्होंने बात की हुई है नेक्स्ट पैरा के अंदर भी अगर हम लोग आए तो यही चीज़ उन्होंने बताया कि किस स्लोप से हमारे पास अब जो इसकी फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट होना शुरू होती है। उसके बाद इन्होंने बात की है कि चैप्टर 8 के अंदर आपको ये चीज़ पता चलेगी डेंटिनोजेनेसिस के अंदर। फिर उन्होंने मेंटल डेंटिन की बात की है, अमीनोजेनेसिस का थोड़ा सा बताया हुआ है, तो वो चीज़ मैं भी यहाँ पे नहीं छेड़ा। वो चीज़ इंशाल्लाह जब हम लोग इसके चैप्टर्स को कवर करेंगे तब उसके अंदर वो आ जाएगी, और यहाँ पे इन 2 पैरा के अंदर आपको समझ में भी नहीं आएगा। सही है। उसके बाद जो ये चीज़ है ना विच इज़ इंपॉर्टेंट है, ये रेसिप्रोकल इंडक्शन, जो मैंने शुरू में बताया कि रेसिप्रोकल इंडक्शन हमें पता होना चाहिए क्या होता है। फॉर दीज इवेंट टू टेक प्लेस नॉर्मली differentiating odontoblasts must receive signals from differentiating ameloblast which is inner enamel epithelium and vice versa। कि अमीलोब्लास्ट ने सिग्नल दिया डेंटल पेपिला को कि वो डिफरेंशिएट हो ओडोंटोब्लास्ट में, और जब वो ओडोंटोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हुआ तो उसने ओडोंटोब्लास्ट जब डेंटिन के अंदर बनने शुरू तो उन्होंने सिग्नल दिया अमीलोब्लास्ट को कि वो डिफरेंशिएट हो किसके अंदर, इनेमिल के अंदर, और वाइस वर्सा। इसी तरीक़े से ये पाथवे और ये जो इनका जो डिफरेंशिएशन होती है
डेंटिन और इनेमल की आपस में चलती रहती है और इस प्रोसेस को जो नाम देते हैं विच इज़ रेसिप्रोकल इंडक्शन। और ये वाइवा का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर डेंटिन या इनेमल की कोई ऑस्पी आई वाइवा के अंदर तो उसका ये क्वेश्चन लाजमी होता है कि रेसिप्रोकल इंडक्शन क्या होता है और किन किन के दरमियान होता है, और इससे बेसिकली उसकी डेफिनेशन बताए रेसिप्रोकल इंडक्शन की। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद की जो पैरा है इसके उन्होंने वही बात की हुई है कि भाई ब्लड वेसल्स की सोर्स का क्या थी, वो कहाँ से आ रही थी। पहले डेंटल पेपिला में आती है, डेंटल फॉलिकल में आती है, उसके बाद डेंटल पेपिला के अंदर आती है और इससे ये कहते हैं वो इनेमल और डेंटिन और इनर इनेमल एपिथेलियम आउटर इनेमल एपिथेलियम। उसके ज़रिए जो मैंने लास्ट पार्ट या उससे पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने ब्लड वेसल्स और नर्व्स का बताया था, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे दोबारा से रिपीट की हुई है। तो इसके अंदर मैं दोबारा नहीं जा रहा, बस जो मुझे इंपॉर्टेंट इस पूरे हेडिंग के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देना था वो रेसिप्रोकल इंडक्शन का देना था और रिवर्स पोलैरिटी बतानी थी। तो आई होप कि आपको इस पार्ट के अंदर ये दोनों चीज़ें सही से समझ में आ गई होंगी। अब हम जब इनके चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर मैं बताऊँगा कि मेंटल डेंटिन की लेयर क्या होती है, एमिलोजेनेसिस का क्या होता है, सही इनेमल किस तरीके से फॉर्म होता है, उसकी साइकिल क्या होती है। बेसिकली जो इनेमल बनता है उसकी एक साइकिल होती है विच इज़ एमिलोजेनेसिस। डेंटिन जो बनता है उसका जो प्रोसेस होता है विच इज़ डेंटिनोजेनेसिस। ये किस तरीके से बनता है इस पार्ट के अंदर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके कि पहले इनर इनेमल एपिथेलियम से सिग्नल जाएगा डेंटल पेपिला को, वो डिफ्रेंशिएट होगा ओडोंटोब्लास्ट में, वो बनाएगा डेंटिन, वहाँ से सिग्नल जाएगा अमीलोब्लास्ट को, अमीलोब्लास्ट बनाएंगे इनेमल और इस तरीके से आपस में इंटरलिंक होंगे और बनते रहेंगे। सो इन दिस पार्ट यही था इस पार्ट के अंदर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और बाकी अल्लाह हाफिज़।